हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विकसित हुई और इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और इनके अतिरिक्त इस सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि इसे सभ्यता के जिन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की पहले खुदाई हुई, वे सिंधु नदी की घाटी में स्थित है, और वह सभ्यता लगभग 4600 ईसा पूर्व में उदित हुई तथा 2600 ईसा पूर्व में उन्नति के शिखर पर पहुंच गई, और तदंतर यह लगभग 600 वर्षों तक उन्नत रही और 2000 ईसा पूर्व के लगभग इसका पतन आरंभ हो गया। आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। आपको ये मैप दिख रहा है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो विश्व में विशालतम थी, और इसका भौगोलिक विस्तार किसी सभ्यता की अपेक्षा 20 गुना अधिक तथा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के सम्मिलित विस्तार की अपेक्षा 12 गुना अधिक था। और यह सभ्यता आधुनिक था। यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया तथा चीन की प्रारंभिक नदी घाटी सभ्यताओं की समकालीन है, और यह एक नगर सभ्यता थी। और इस सभ्यता के प्राचीन स्थलों के उत्खनन के से प्राप्त अवशेष यह सूचित करते हैं यह सभ्यता अत्यधिक उन्नत थी। और इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब भारत के पंजाब में, और आदि है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, नगर नियोजन की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले अवशेषों को देखने से पता चलता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग नगर नियोजन में बड़े कुशल तथा विवेकी थे। प्राय सभी नगर दो भागों में विभाजित थे। पहला, ऊपरी भाग या दुर्ग तथा निचला भाग। ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को दुर्ग कहते थे, और इसी भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य कठोर, स्नानागार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें आदि स्थित थे। यहाँ पुरोहित तथा समृद्ध व्यापारी लोग रहते थे जो नगर का शासन चलाते थे। और दुर्ग के चारों ओर विशाल ऊंची दीवारें बनी हुई थी जो बाढ़ों के प्रकोप से दुर्ग को सुरक्षित रखती थी। और दुर्ग के नीचे नगर का निचला भाग था, जहाँ साधारण लोग रहते थे। नगर का यह भाग आयताकार खंडों में बटा हुआ था, और सड़कें पकी हुई ईंटों से निर्मित होती थी, और वे साफ सुथरी होती थी। और नगर की सीमा के अंदर कारखाने स्थापित करने की अनुमति नहीं थी, जिससे प्रदूषण न हो। सेकंड, भवन। सिंधु घाटी के नगरों में अनेक शानदार विशाल सार्वजनिक भवन, पूजा स्थल, अन्न कोठार तथा स्नानागार आदि होते थे, और ये सभी भवन दुर्ग में स्थित थे। आवास गृह विभिन्न प्रकार के बनाए जाते थे, जिनके निर्माण में पकी ईंटों तथा मिट्टी आदि का प्रयोग होता था। मकान कई मंजिलों के होते थे, और उनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। और अन्न कोठार की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो के दुर्ग दुर्ग के विशालतम भवन था, और अनाज के परिवहन की सुविधा के लिए यह नदी के निकट बनाया गया था। और यह आयताकार भवन 50 मीटर लंबा तथा 20 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा में 6 अन्न कोठार थे। हड़प्पा में स्थित अन्न कोठार के साथ दक्षिण में ईंटों का एक चबूतरा था, जो अनाज को फटकने के लिए बनाया गया था। और निकट ही श्रमिकों के रहने के लिए शिविर बने हुए थे, और इस अन्न कोठार की व्यवस्था अन्न भंडारण के लिए की गई थी। विशाल स्नानागार की बात करें तो खुदाई में मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़े और एवं 2.5 मीटर गहरे थे। और इसके दोनों ओर तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां थी, और यह पक्की ईंटों से निर्मित था। इसकी सफाई
नियमित रूप से की जाती थी। स्नानागार के चारों ओर वस्त्र बदलने के लिए छोटे छोटे कमरे थे और संभवतः अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जल निकास व्यवस्था की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा लोथल आदि नगरों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी और घरों की नालियां भूमिगत नालों से मिलती थी। घरों के दूषित जल के बहने के लिए ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। नाले नालियों की सफाई नियमित रूप से होती थी। जॉन मार्शल का कहना है कि सिंधु घाटी में नालियों की जो व्यवस्था थी वह प्राचीन संसार के किसी अन्य नगर में देखने को नहीं मिलती है। सभागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में अनेक बड़े बड़े सभागारों के खंड हैं, जिसमें एक हाल 169 फुट लंबा तथा 135 फुट चौड़ा था। यह ऊंचे खंभा वाला एक विशाल कमरा था की दीवारें 4.5 फुट चौड़ी थी। संभवतः यह कक्ष प्रशासनिक खंड, सभागार, प्रार्थना स्थल या सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था। कला, शिल्प एवं वास्तुकला की बात करें तो बर्तन निर्माण कला, सिंधु वासियों को बर्तन निर्माण कला में विशेष दक्षता प्राप्त थी। वे चिकनी मिट्टी से चमकीले तथा रंगीन बर्तन बनाते थे। वे अधिकांश बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी भी कर लेते थे। सिंधुवासी चित्रकला में भी निपुण थे और वे पशु पक्षियों तथा मानव की कलात्मक आकृतियां बनाते थे। खुदाई से नीलगाय, बैल तथा घड़ियाल आदि मिले हैं। मूर्तिकला, सिंधुवासियों ने मिट्टी, पत्थर तथा कांसे के खिलौनों तथा पशुओं एवं मानव आकृतियों का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो में प्राप्त योगी की मूर्ति सिंधुवासियों की मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। मोहरे बनाना, सिंधु सभ्यता की खुदाई में 5000 से अधिक मोहरें विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं और ये मोहरें गोलाकार या बेलनाकार होती थी और ये लाख पत्थर तथा चमड़े आदि से बनाई जाती थी। इन मोहरों पर पशुओं तथा मानव की आकृतियां चित्रित है। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न श्रेणियों के व्यापारी इनका प्रयोग अपने माल पर मोहर लगाने हेतु करते थे और इन मोहरों से हमें सिंध वासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास और व्यापारिक संबंध आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के पत्थर उसमें होते थे, जिससे हमें उनके बारे में नॉलेज मिलती थी, उनके सभ्यता के बारे में हमें पता चलता था। नाउ नक्काशी क्या होता है? सिंधुवासी मोहरों पर खूब खूब वाले सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी आदि के चित्र उसमें उकेरते थे। तो आप देख सकते हैं इसमें हाथी का चित्र है, इसमें गैंडे का चित्र है। तो ये इस तरह के उभरे हुए चित्र उस पर बनाते थे और इसके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं के चित्र भी उन्होंने मोहरों पर अंकित करे थे। धातु कला की बात करें तो सिंधुवासी धातु कला में भी विशेष निपुणता प्राप्त थी उन्हें और वे कांसे के उपकरण, हथियार, मूर्तियां आदि बनाते थे और मोहनजोदड़ो में नृत्य की मुद्रा में प्राप्त एक कांस्य मूर्ति सिंधु कला का उत्कृष्ट नमूना है। सिंधुवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कैसा होता था तो देखेंगे। यहाँ गेहूं तथा जौ लोग के प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं और जौ। वे दूध, मांस, मछली, फल तथा छुआरों आदि का भी सेवन करते थे और इस प्रकार वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। वस्त्र एवं आभूषण की बात करें तो सिंधुवासी ऋतु के अनुसार सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे और पुरुष तथा स्त्रियां धोती और शॉल पहनते थे और धनी और निर्धन सभी लोग आभूषण आभूषण प्रिय थे। और स्त्रियां विशेष रूप से गर्दन, हाथ, कान तथा कमर आदि अंगों पर विभिन्न आभूषण पहनती थी। वे अपनी केश सज्जा अनेक शैलियों में करती थी। पुरुष भी कान व भुजाओं में आभूषण पहनते थे। सिंधुवासियों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। दूसरा व्यवसाय था इनका पशुपालन। वे भेड़, गाय, बैल, भैंस, सुअर, ऊंट तथा हाथी आदि पालते थे। कुम्हार कला, लुहार कला व कताई बुनाई उनके अन्य व्यवसाय थे। वे धातुओं, हड्डियों तथा सीपियों से सुंदर आभूषण बनाते थे। व्यवसाय की बात करें तो सिंधुवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे बाढ़ के जल से अपने खेतों को की सिंचाई करते थे और अनेक उनके खेत नदी के किनारे स्थित होते थे। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों, तटबंधों तथा नहरों का भी निर्माण कर रखा था और वे मुख्यतः गेहूं,
जौ, सरसों, तिल, कपास, ज्वार, बाजरा तथा सब्जियां आदि आदि की फसल उगाते थे। व्यापार की बात करें, तेजी देशी तथा विदेशी व्यापार बहुत अन्य उन्नत था उनका। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु घाटी की मोहरों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधुवासी मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे और गुजरात में लोथल स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो सामुद्रिक व्यापार के सूचक है। और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी के बंदरगाहों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, समेरिया, मिस्र, बलूचिस्तान तथा फारस यानी कि ईरान से भी व्यापार करते थे। हिंद, तांबा, सोना, चांदी, इमारती लकड़ी तथा मूल्यवान रत्न व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थीं। और स्थलीय व्यापार में बैलगाड़ियों तथा जलीय व्यापार में नावों का प्रयोग होता था। विद्वानों का अनुमान है कि उनके बाट व छड़ उस समय नाप तौल के साधन रहे होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह के इनके पास आभूषण होते थे। धर्म की बात करें तो सिंधुवासी भूमि पूजक थे। खुदाई से प्राप्त मोहरों, मूर्तियों तथा तानागार के माध्यम से हमें उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। वे पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे और शिव को लिंग रूप में पूजा जाता था। और किंतु खंडहरों में कहीं भी मंदिर उपलब्ध नहीं हुए हैं। मनोरंजन के साधन की बात करें तो सिंधुवासी चौपड़, आखेट, शतरंज तथा मछली पकड़ना आदि साधनों से मनोरंजन करते थे। उनकी संगीत और नृत्य में भी बहुत रुचि थी। टेराकोटा के अनेक खिलौनों से यह संकेत मिलता है कि वे बच्चों के आमोद प्रमोद में काफी रुचि रखते थे। अन्य समकालीन सभ्यताओं की भांति सिंधुवासी की भी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे और वे मृतकों को दफनाने या शव दाह करते थे। और वे मृतकों के साथ भोजन, आभूषण तथा उनके उपयोग की वस्तुएं भी रखते थे। विज्ञान की बात करें तो सिंधुवासी मापतौल, कांस्य से बनाने की विधि, ईंटों के निर्माण, सड़कों तथा जल निकासी की व्यवस्था आदि में पारंगत थे। और ये सब तथ्य यह सूचित करते हैं कि सिंधुवासियों को विज्ञान, गणित तथा रेखागणित का अच्छा ज्ञान था। लिपि, सिंधुवासी लेखन कला जानते थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हंटर का कहना है कि सैंधव लिपि में कहीं पर वर्णों का प्रयोग हुआ और कहीं पर संकेतात्मक चित्रों का। यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस तरह से, राइट टू लेफ्ट। लेकिन अभी तक भी सैंधव लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। समाज, सिंधु घाटी के समाज में 3 प्रमुख वर्ग थे। पहला, शासक वर्ग दुर्ग में रहता था। इसमें धनी व्यापारी एवं ऊंचे पुरोहित सम्मिलित थे। दूसरा है द्वितीय वर्ग में छोटे व्यापारी, शिल्पी तथा कारीगर आते थे, वे नगर के निचले भाग में रहते थे। और तीसरे वर्ग में श्रमिक तथा कृषक आते थे। श्रमिक नगर के बाहर छोटी झोपड़ियों तथा शिविरों में रहते थे। कृषक अपने खेतों के निकट गांवों में रहते थे। सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार होने लगा था? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह नगर 9 बार नष्ट हुआ था पुनः तथा पुनः बसाया गया और हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा तथा लोथल आदि नगर भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश आबादी धीरे धीरे गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गई और हड़प्पा संस्कृति अचानक ही नष्ट हुई। अपितु इसके विनाश में कई सौ वर्षों का समय भी लगा। यही नहीं, विभिन्न स्थानों पर संस्कृति के विनाश के भिन्न कारण थे। सिंधु नदी के क्षेत्र में इस सभ्यता का विनाश भयंकर बाढ़ों के कारण हुआ था। यहाँ पे बाढ़ हुई, जिसके कारण ही भयंकर इसमें विनाश हुआ। जबकि सरस्वती नदी की घाटी में नदी के मार्ग परिवर्तनों के कारण जल की कमी से यह सभ्यता नष्ट हो गई। और यह भी कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमणों से तत्कालीन सिंधु सभ्यता का लोप हो गया। सिंधु सभ्यता की देन, सिंधुवासी शांति प्रिय और प्रकृति प्रेमी लगते थे। गार्डन चाइल्ड के महासागर सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है
कि सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले नागरिक सभ्यता प्रदान की और सबसे पहले नगर योजना उपलब्ध करा के बाढ़ से बचने के लिए सबसे पहले पत्थर और ईंटों के बांध दिए गए और सफाई के लिए सबसे पहले निकास व्यवस्था प्रदान की और उनको ही सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाने का श्रेय प्राप्त भी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका थर्ड चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। सो मच।